जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये लगभग जो है सभी प्रकार के जो है एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो है किसी अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम की, दोस्तों जो है सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जो है ये एग्रीकल्चर का प्रैक्टिस सेट 1 है। इससे पहले जो है क्वेश्चन 39 क्वेश्चन जो है मैंने पिछली वीडियो में करा दिए हैं। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है जो है अंत्योदय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो जो है अंत्योदय योजना थी उसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या था, शहरी गरीबी की जो है शहरी गरीबी को दूर करना, ठीक है, ये गलत है। अनुसूचित जातियों के स्तर में सुधार लाना, ये भी गलत है। अल्पसंख्यकों को उन्नत करना, ये भी गलत है। तो जो है गरीबों में सबसे अधिक गरीब जो थे उनकी मदद करना था। दोस्तों जो है अंत्योदय योजना जो क्या थी, ये दोस्तों जो है 25 दिसंबर और 2000 को जो है लागू हुई थी, ठीक है। 25 दिसंबर 2000 को लागू हुई थी। इसका जो है काम था दोस्तों जो है जो गरीब हैं उन्हें जो है 25 किलोग्राम जो है राशन जो है प्रति महीने फ्री दिया जाता था भारत सरकार के द्वारा। लेकिन दोस्तों जो है 2002 में जो है इसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2002 में बढ़ाकर इसे जो है 35 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया, ठीक है। पहले दोस्तों जो है 25 किलोग्राम जो है प्रति माह दिया जाता था, बट अब जो है 2002 में बढ़ाकर इसे जो है 35 किलोग्राम प्रति माह कर दिया गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है। तो घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को कौन सी खली खिलाई जाती है। ए बिनौले की खली, अलसी की खली, नारियल की खली और सरसों की खली। तो दोस्तों जो है घी को दानेदार बनाने के लिए कौन सी खली खिलाई जाती है। तो घी को दानेदार बनाने के लिए पशुओं को नारियल की खली खिलाई जाती है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए। तो गाभिन गाय को झुंड से अलग रखना चाहिए गर्भधारण के तुरंत बाद, गर्भधारण के 3 माह बाद, गर्भधारण के 4 माह बाद और गर्भधारण के 7 माह बाद। तो गाभिन गाय को जो है गर्भधारण के 3 माह बाद जो है उसे झुंड से अलग कर देना चाहिए। कब? गर्भधारण के 3 माह बाद जो है गाभिन गाय को झुंड से अलग कर देना चाहिए। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरी के झुंड को कहते हैं। तो बकरी के झुंड को क्या कहा जाता है। हर्ड, स्टॉक, फ्लॉक, इनमें से कोई नहीं। तो बकरी के समूह को क्या बोलते हैं दोस्तों। तो बकरी के समूह को जो है बोला जाता है, क्या बोलते हैं। तो बकरी के समूह को झुंड, ग्रुप या जो है ट्रिप कहा जाता है। क्या बोला जाता है। तो बकरी के झुंड को क्या बोला जाता है दोस्तों। तो बकरी के झुंड को जो है यहाँ पे हर्ड या ट्रिप बोला जाता है। तो इनमें से दोस्तों जो है कोई नहीं सही होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया है हर्ड, तो हर्ड किसे बोला जाता है दोस्तों। तो हर्ड जो है गाय, भैंस और सूअर के समूह को बोला जाता है। हर्ड जो है गाय, भैंस और सूअर के समूह को बोला जाता है। हर्ड किसे बोला जाता है। तो हर्ड गाय, भैंस और सूअर के समूह को बोला जाता है। यहाँ पे दिया है फ्लॉक, तो फ्लॉक दोस्तों जो है भेड़, मुर्गी के समूह को बोला जाता है। फ्लॉक किसे बोला जाता है। तो फ्लॉक जो है भेड़ और मुर्गी के समूह को बोला जाता है। फ्लॉक जो है भेड़ और मुर्गी के समूह को बोला जाता है। और दोस्तों जो है यहाँ पे दिया, यहाँ पे जो है पूछा बकरी के झुंड को क्या क्या कहते हैं। तो बकरी के झुंड को दोस्तों जो है ट्रिप बोलते हैं। बकरी के झुंड को क्या बोलते हैं, ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। इसे दोस्तों जो है समूह को झुंड भी कहा जाता है। बकरी के समूह को जो है झुंड भी कहा जाता है, ठीक। क्वेश्चन में ही जो है आंसर लिखा हुआ है। तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है। तो अमोनियम सल्फेट में कितना परसेंट जो है गंधक पाया जाता है। 20%, 24%, 28% और 32%। तो दोस्तों जो है शुद्ध अमोनियम सल्फेट में जो है कितना परसेंट जो है नाइट्रोजन जो है गंधक पाया जाता है। तो 24% जो है गंधक पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाभिन गाय को गर्भाधान के कितने माह बाद गर्भकालीन आहार देना चाहिए। तो कोई गाभिन गाय है दोस्तों, उसे कितने माह बाद जो है गर्भकालीन आहार जो है दिया जाता है। तो दोस्तों जो है कितने माह बाद। तो 6 महीने बाद जो है उसे गर्भकालीन आहार देना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में वृद्धि को नापा जाता है। तो पौधों में वृद्धि को किस तरह से नापा जाता है। ए फोटोमीटर द्वारा, बी ऑब्जेनोमीटर द्वारा, सी साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा और डी कैलोरीमीटर द्वारा। तो पौधे में वृद्धि को किसे नापा जाता है। तो पौधे में वृद्धि को ऑब्जेनोमीटर द्वारा नापा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है। तो कौन सी गाय दोस्तों जो है विदेशी नस्ल की है। जर्सी, अंगोलो, गायोलायो और कांगायाम। तो दोस्तों जो कौन सी जो है विदेशी नस्ल की गाय है। तो विदेशी नस्ल की गाय जो है दुधारू गाय कौन कौन सी होती हैं। तो एक तो हमारा होल्स्टीन फ्रीजियन है, उसके बाद ब्राउन स्विस है, आयरशायर है, ठीक है, गर्नसी है, जर्सी है और रेड्डेन है।
तो इनमें दोस्तों जो है कौन सा दिया है, तो इनमें दिया है जर्सी। तो जर्सी हमारी कौन सी है, विदेशी नस्ल है, और विदेशी नस्ल की गाय जो है अधिक दुधारू होती हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा जिसमें उपलब्ध नाइट्रोजन की मात्रा 250 से 500 किलोग्राम होती है उसे किस वर्ग में रखते हैं। तो मृदा जिसे दोस्तों जो है यहाँ पे 250 से 500 किलोग्राम होता है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा, उसे किस वर्ग में रखा जाता है। तो दोस्तों जो है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, किस वर्ग में, मध्यम वर्ग में। ठीक है दोस्तों, जो है न्यून वर्ग में कौन सा रखा जाता है। न्यून मतलब क्या होता है, कम, जिसमें 280 जो है किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर वाली जो है नाइट्रोजन की मात्रा होती है, तो उसे न्यून में रखा जाता है। और उच्च में दोस्तों जो है 560 किलोग्राम जो है नाइट्रोजन जिसमें होता है उसे जो है उच्च वर्ग में रखा जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसाधारण क्षमता अधिक होती है किस मृदा में। तो जनसाधारण क्षमता किस मृदा में जो है अधिक होती है, बलुई दोमट में, सिल्टी दोमट में और क्ले दोमट में। तो किसमें दोस्तों जो है सबसे अधिक होती है, तो जो है जो है धारण क्षमता सबसे अधिक सिल्टी दोमट में होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल विष प्रलोभिका किसके नियंत्रण हेतु प्रयोग की जाती है। तो तरल विष प्रलोभिका जो है किसके नियंत्रण में प्रयोग की जाती है, कटुआ कीट, फल चूसक शलभ, दीमक और जो है तिलचट्टा। तो तरल विष प्रलोभिका जो है फल चूसक शलभ के नियंत्रण के रूप में जो है प्रयोग की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधार बीज तैयार किया जाता है। तो आधार बीज जो है किससे तैयार किया जाता है, नाभिक बीज से, प्रजनक बीज से, क्वालिटी बीज से, प्रमाणित बीज से। तो आधार बीज दोस्तों जो है किससे जो है तैयार किया जाता है, तो आधार बीज जो है प्रजनक बीज से तैयार किया जाता है। ठीक है, आधार बीज जो है प्रजनक बीज से जो है तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम हो तो संपन्न होने वाली कृषि पद्धति को जाना जाता है। तो दोस्तों जो है यदि वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से जो है कम होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग दोस्तों जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वार्षिक वर्षा। ठीक है, शुष्क खेती, और बी दिया है शुष्क भूमि कृषि, और सी वर्षाधीन कृषि। तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे जो है वार्षिक वर्षा जब दोस्तों जो है 750 मिलीमीटर से कम होती है तो उसे हम लोग जो है शुष्क खेती बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शुष्क खेती बोलते हैं। और यहाँ पे दोस्तों जो है 750 से अगर 1150 जो है यहाँ पे मिलीमीटर होता है तो उसे हम लोग जो है शुष्क भूमि खेती बोलते हैं। और 1150 मिलीमीटर से अधिक होता है तो उसे हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, वर्षा प्रधान खेती यानी कि रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं। अगर 1150 से अधिक होता है तो उसे वर्षा प्रधान खेती बोला जाता है। और 750 से 1100 के बीच होता है तो उसे हम लोग शुष्क भूमि खेती बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, शुष्क भूमि कृषि जो है इसे कब बोला जाता है, जब 750 से और 1150 के बीच में होता है। और 1150 से अधिक होता है तो उसे हम लोग वर्षा प्रधान कृषि जो है बोलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीमारी एक पशु से दूसरे जो है पशु में फैल गई तो वह क्या है, ए संक्रामक रोग, संसर्गिक रोग, परजीवी रोग, न्यूनतम रोग। तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो जो भी कोई रोग है अगर एक से दूसरे में फैलता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग जो है संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक है, जैसे दोस्तों जो हमारा क्या हो गया, पशु प्लेग हो गया, टेटनस हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों जो है, ये दोस्तों जो है संक्रामक रोग हैं। ठीक है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का आलू गन्ना फसल चक्र की सही अवधि कौन सी है। तो मक्का आलू गन्ना दोस्तों जो है इसकी फसल चक्र की अवधि जो है कौन सी सबसे सही है, ए 1 साल, 2 साल, सी 3 साल और डी 4 साल। दोस्तों जो है ऑप्शन बी हमारा 2 साल जो है सही हो जाएगा। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवरण फसलें कौन सी हैं। ठीक है, आवरण फसलें कौन सी हैं, ए प्याज, बी लहसुन, सी अलसी, डी लोबिया। तो आवरण फसलें दोस्तों जो है लोबिया है। ठीक है, आवरण फसलें कौन सी हैं, तो आवरण फसलें जो है लोबिया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या है। तो रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम जो है तापक्रम कितना होता है, 16 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस, 26 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और 30 डिग्री सेल्सियस 35 डिग्री, 35 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस। तो रबी फसलों के लिए जो है अनुकूलतम तापक्रम 26 डिग्री सेल्सियस से जो है 30 डिग्री सेल्सियस जो है माना जाता है। तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें जो है कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ बेल्लारी है, भारतवर्ष की जो है सबसे ऊंची भेड़ नेल्लोर है,
भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ जो है मांड्या है। भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ बीकानेरी है। तो दोस्तों जो है भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ कौन सी है, तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची भेड़ नेल्लौर भेड़ है। ठीक है, तो ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा का वेग नापा जाता है। तो हवा का वेग किससे नापा जाता है, बैरोमीटर से, हाइड्रोमीटर से, एनीमोमीटर से, टेंसियोमीटर से। तो दोस्तों जो है यहाँ पे हवा का वेग दोस्तों जो है एनीमोमीटर से नापा जाता है। ठीक है, विंड वेन से क्या नापा जाता है, तो विंड वेन से हवा की दिशा नापी जाती है। ठीक है, विंड वेन से जो है हवा की दिशा नापी जाती है। एनीमोमीटर से हवा का वेग नापा जाता है। बैरोमीटर से क्या नापा जाता है, तो बैरोमीटर से वायुमंडल का दाब नापा जाता है। बैरोमीटर से दाब नापा जाता है। टेंसियोमीटर से दोस्तों जो है घनत्व नापा जाता है। टेंसियोमीटर से क्या नापा जाता है, घनत्व नापा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा जो है हवा का वेग नापा जाता है एनीमोमीटर से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जो है भोज तत्व हैं। तो जो है सूक्ष्म हमारे जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन से हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारे कौन कौन से हैं दोस्तों, तो यहाँ पे दोस्तों जो है NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये दोस्तों हमारे कौन से हैं, तो ये हमारे जो है प्राथमिक पोषक तत्व हैं। और यहाँ पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर दिया, फास्फोरस, मैग्नीशियम, गंधक दिया है, और जस्ता जो है मैग्नीज और कॉपर दिया है। तो इनमें से हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, तो यहाँ पे जिंक, मैग्नीज और कॉपर, ये दोस्तों जो है हमारे कौन से हैं, तो ये हमारे जो है सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। कौन कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, तो यहाँ पे इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, फेमन कूजन और बोमो जो है किलनी। ठीक है, तो इनमें से दोस्तों जो है कौन से हमारे जो है पूछा सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो जस्ता हमारा जिंक हो गया, मैग्नीज हमारा मैग्नीज हो गया, उसके बाद कॉपर। ठीक है, तो ये दोस्तों जो क्या सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, तो फेमन, कूजन, बोमो, किलनी, इस ट्रिक से जो है आप याद रख सकते हैं। NPK दोस्तों जो है हमारा प्राथमिक पोषक तत्व होता है NPK, और कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है सल्फर। ठीक है, ये दोस्तों क्या हमारा है, ये हमारा द्वितीय पोषक तत्व है। ठीक है दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है, चना से, मटर से, मूंगफली से, जौ से। तो टिक्का रोग किससे संबंधित है दोस्तों, तो टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक एमाइड के रूप में नत्रजन मिश्रित होता है। तो कौन सा जो है यहाँ पे होता है, तो इसको देख लेते हैं। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट। तो नाइट्रेट के रूप में कौन सा होता है, तो यूरिया होता है हमारा। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ट्रैप फसल है। ट्रैप मतलब क्या है, जो कीटों को आकर्षित करती है, सनई, बाजरा, सी, भिंडी और मक्का। तो ट्रैप क्रॉप सी कौन कौन सी दोस्तों, तो दोस्तों कौन सी है, भिंडी। इसे क्या करते हैं, इसे दोस्तों जो है कपास का जो है खेती होता है, तो उसके चारों तरफ जो है भिंडी को लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है, जो कीट पतंगे होते हैं वो दोस्तों जो है इसमें आकर जो है भिंडी में फंस जाते हैं। ठीक है, जिससे हमारे जो है मुख्य फसल की जो है रक्षा होती है। तो ट्रैप फसल कौन सी है, भिंडी है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है। तो मूंगफली की गुच्छेदार प्रजाति कौन सी दोस्तों, T28, बी कौशल, सी चंद्रा और डी दोस्तों दिया है चित्रा। तो हमारी जो है गुच्छेदार प्रजाति कौन सी है, गुच्छेदार प्रजाति जो है कौशल G201 है। ठीक है, कौशल को G201 भी बोला जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे दिया है हमारा कौन सा, तो यहाँ पे दिया है T28। तो T28 दोस्तों जो है फैलने वाली प्रजाति है। ठीक है, T28 जो है फैलने वाली प्रजाति है। और चंद्रा दोस्तों क्या है, तो चंद्रा जो है अर्ध गुच्छेदार जो है। चंद्रा क्या है, चंद्रा जो है अर्ध गुच्छेदार जो है मूंगफली की जो है फसल है। और यहाँ पे दिया है चित्रा। तो चित्रा दोस्तों जो है क्या है, अर्ध प्रसारित, यानी जो है आधा फैलने वाली है। ठीक है, चित्रा क्या है, चित्रा दोस्तों जो है अर्ध प्रसारित है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती जो है अधिक लाभदायक होती है। तो जिस मृदा का अपरदन अधिक होता है उनमें कौन सी खेती सबसे अधिक लाभदायक होती है। अनाज वाली फसलें, बी दलहनी वाली फसलें, सी तिलहनी फसलें और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो है अपर्दित मृदा में किस फसल की खेती सबसे अधिक लाभदायक होती है, तो दलहनी फसलों की खेती जो है सबसे अधिक लाभदायक होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नॉन सिम्बायोटिक जो है जीवाणु है। तो कौन सा दोस्तों जो है नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है, स्यूडोमोनास स्ट्रेटा, राइजोबियम स्पीसीज, एस्टोबैक्टर और पैरास्पोनिया। तो नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु कौन सा दोस्तों, तो नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु जो है हमारा एस्टोबैक्टर है। कौन सा है,
एस्ट्रोबैक्टर जो है नॉन सिम्बायोटिक जीवाणु है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुरझान बिंदु पर पीएफ होता है, तो मुरझान बिंदु पर पीएफ कितना होता है दोस्तों? 3.5, 4.18, 4.5 और 5.5, ठीक है। तो मुरझान बिंदु पर पीएफ कितना होता है? तो मुरझान बिंदु पर पीएफ जो है 4.2 होता है। कितना होता है? 4.2। तो इसके आसपास दोस्तों जो है ऑप्शन बी हमारा है, तो 4.18 जो है हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूखे की दशा में पेड़ों की पत्तियों तथा झाड़ियों को गौवंश को खिलाया जाता है, इन चारों को कहा जाता है। तो सूखे की दशा में जब पेड़ों की पत्तियां और झाड़ियों को जो है खिलाया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे दिया है रक्षित चारे, सूखे चारे और रसीले चारे और आपातकालीन चारे। जब दोस्तों जो है क्या पड़ता है, सूखा पड़ जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपातकालीन स्थिति बोलते हैं। और उसमें जो चारे खिलाए जाते हैं उनको आपातकालीन चारे बोला जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं, तो दियारा भूमि क्षेत्र कौन से होते हैं? समुद्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, नहर के दोनों किनारे वाले क्षेत्र, नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, और डी दोस्तों जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो कौन सा सही हो जाएगा? तो दियारा भूमि क्षेत्र कौन से होते हैं? तो दियारा भूमि क्षेत्र होते हैं नदी के किनारे वाले क्षेत्र जहाँ हमेशा जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। तो दियारा भूमि नदी के किनारे वाले क्षेत्र होते हैं जहाँ पे जो है प्रतिवर्ष बाढ़ आती है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडारित है में नमी की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, तो भंडारित है में जो है नमी की मात्रा कितने % होनी चाहिए? यहाँ पे पूछा है, ए 15%, बी 22%, सी 25% और डी 28%। दोस्तों जो है यहाँ पे भंडारित है में नमी की मात्रा जो है 15% से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन ए हमारा 15% सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं में छूत की बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो कौन सी जो है पशुओं में छूत की बीमारी है? घेंगा है, दुग्ध ज्वर है, टिटनेस है और खुरपका मुंह पका रोग। तो छूत की बीमारी कौन सी दोस्तों? तो खुरपका मुंह पका रोग। ठीक है, ये दोस्तों जो है पशुओं में छूत की बीमारी है, ये दोस्तों जो है विषाणु के कारण होता है, खुरपका मुंह पका रोग। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे दूध में 2 लाख प्रति मिलीलीटर से कम जीवाणु दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो कच्चे दूध में जो 2 लाख प्रति मिलीलीटर से जो कम जीवाणु होते हैं वो दूध की क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है, बहुत अच्छा, अच्छा, संतोषजनक और ख़राब। तो इसका दोस्तों जो है क्या होगा सही? तो इसका दोस्तों जो ऑप्शन बी हमारा अच्छा जो है सही माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 किलोग्राम शरीर भार वाली एक गाय को प्रतिदिन कितना शुष्क पदार्थ दिया जाना चाहिए? कोई गाय है दोस्तों जो है उसका जो है 400 किलोग्राम शरीर भार है, तो उसे कितना दोस्तों जो है शुष्क पदार्थ दिया जाएगा? तो देखिए उसे दोस्तों जो है निर्वाह आवश्यकता के लिए कितना दिया जाता है? तो निर्वाह आवश्यकता के लिए 5.5 किलोग्राम दिया जाएगा, और गर्भ रक्षा हेतु और निर्वाह के लिए दोस्तों जो है 7.2 kg दिया जाता है। तो कुल कितना दिया जाता है दोस्तों? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, 6 किलोग्राम। ठीक है, कौन सा? 6 किलोग्राम जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है? कॉकरेज, देवनी, खिल्लारी, गिर। तो कौन सी दोस्तों जो है भारवाही नस्ल है? तो इनमें से दोस्तों जो है खिल्लारी हमारी जो है कौन सी नस्ल है? भारवाही नस्ल है। ठीक है, कॉकरेज दोस्तों जो है ये द्विप्रयोजनी नस्ल है। कॉकरेज क्या है? कॉकरेज जो है द्विप्रयोजनी नस्ल है। ठीक है, और देवनी और गिर दिया दोस्तों, तो गिर और देवनी, सीसा गिरा दे, इस ट्रिक से जो है आप याद कर सकते हैं गाय की जो है देसी दुधारू नस्लें, सीसा गिरा दे। तो देवनी और गिर दोस्तों जो है कौन सी है? तो ये दोस्तों जो है दुधारू नस्ल है। कौन सी नस्ल है? तो देवनी और गिर जो है दुधारू नस्ल है। साहिवाल, सिंधी, देवनी, गिर, ये दोस्तों जो है गाय की दुधारू नस्लें देसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एपीकल्चर संबंधित है, तो एपीकल्चर किससे संबंधित है? रेशम पालन से, मधुमक्खी पालन से, मछली पालन से और डी इनमें से कोई नहीं। तो एपी मतलब क्या होता है? बी, यानी एपी मतलब क्या होता है? मधुमक्खी। तो एपीकल्चर दोस्तों जो है मधुमक्खी पालन से संबंधित है। रेशम पालन क्या बोला जाता है? तो रेशम पालन को सेरीकल्चर बोला जाता है। जो है एपी जो है रेशम पालन को क्या बोला जाता है? सेरीकल्चर। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशी नहीं है? ठीक है, तो कौन सा जो है खरपतवार नाशी नहीं है यहाँ पे पूछा है? तो ए कार्बोफ्यूरान, डी जो है डाईफ्लूबेजुरान और सी आइसोप्रोटुरान और डी जो है डाईमेक्रॉन। तो इनमें से कौन सा खरपतवार नाशी नहीं है दोस्तों? तो जो है ऑप्शन सी हमारा आइसोप्रोटुरान जो है सही हो जाएगा।
ये दोस्तों जो है खरपतवारनाशी नहीं है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की वह मात्रा जो 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से एक निश्चित बिंदु से बह रही है उसे क्या कहेंगे? क्यूमेक, क्यूसेक और एकड़ इंच और इनमें से कोई नहीं। तो जो घन मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से दोस्तों क्या होता है, तो घन मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से हमारा क्या होता है, क्यूमेक होता है, ठीक है। और घन मीटर जो है प्रति जो है सेकंड जो है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे दोस्तों जो क्यूमेक बोला जाता है। जब पानी की मात्रा जो है 1 घन मीटर प्रति सेकंड की गति से बहती है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमेक बोलते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का मूल बेधक क्षति पहुंचाता है। तो गन्ने का मूल बेधक जो है किसे क्षति पहुंचाता है? जड़ को, बी तने को, और सी पत्ती को, बीज को। तो गन्ने का मूल वेदक जो है तने को जो है क्षति पहुंचाता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है। तो फसल जिसका प्रयोग जो है हरी खाद के रूप में नहीं किया जाता है, ढेंचा, सनई, मूंग, जौ। तो इनमें से हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इनमें से जो हमारा जौ जो है सही हो जाएगा, क्योंकि ढेंचा, सनई, लोबिया जो है, मूंग, ये सभी क्या है, हरी खाद है, ठीक है। और जौ दोस्तों जो है हमारी अनाज वाली फसलें हैं, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, हरी खाद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की बुआई के लिए उचित तापक्रम होता है। तो गेहूं की बुआई के लिए सबसे अच्छा तापक्रम कौन सा माना जाता है? तो गेहूं की बुआई के लिए जो है उचित तापक्रम कौन सा होता है दोस्तों? ए 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, बी 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, और सी जो है 20 से 25 डिग्री, और डी 25 से 30। तो गेहूं की बुआई के लिए दोस्तों जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस जो है तापक्रम अच्छा माना जाता है। और गेहूं के अंकुरण के लिए 20 डिग्री, ठीक है। गेहूं के अंकुरण की बात करें तो गेहूं के अंकुरण के लिए जो है 20 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है सबसे उपयुक्त माना जाता है। और बुआई के लिए उचित तापक्रम जो है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दुधारू गाय की नस्ल नहीं है? तो यहाँ पे पूछा दुधारू नस्ल की गाय है, तो अभी मैंने आपको बताया ट्रिक, सीसा, गिरादे, साहिवाल, सिंधी, गिर देवनी। तो दुधारू गाय की नस्ल कौन सी है? साहिवाल। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेगिंग खूंटी बनाना किस फसल से संबंधित है? ए मक्का, बी मूंगफली, सी अरहर, डी सोयाबीन। तो पेगिंग दोस्तों जो है किस फसल से संबंधित है जो है? तो पेगिंग दोस्तों जो है मूंगफली से संबंधित है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा।